स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आप सभी को पता है हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके आज भाग 23 में हम सिगमंड फ्राइड का जो मनोलैंगिक सिद्धांत है उससे संबंधित 20 प्रश्न हल करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न रीट प्री रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो परीक्षाएं होती है उनमें पूछे गए प्रश्न है और उन सभी एग्जाम जो जिनमें टीचिंग भर्ती जो एग्जाम है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस भाग में 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर ले। अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दे रखा है शेषवावस्था से मानव विकास का एक मनोलैंगिक सिद्धांत किसने विकसित किया। ऑप्शन 2 दे रखा है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन 2 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 3 दे रखा है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन 4 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कल भी हमने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से संबंधित प्रश्न किए थे और कुछ प्रश्न बचे हुए थे तो आज हम उसमें करने वाले हैं। तो शेषावस्था से मानव विकास का एक मनोलैंगिक जो विकास सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया है तो किया है सिगमंड फ्राइड ने इस सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसे व्यक्तित्व का पंच अवस्था मॉडल भी इसे बोला जाता है। पंच अवस्था मॉडल क्योंकि इसमें 5 अवस्थाएं हैं तो इस कारण से इसको व्यक्तित्व का पंच अवस्था मॉडल भी बोला जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक विशेष चरण को सफलता पूर्वक करने में विफलता के परिणाम स्वरूप क्या होगा। ऑप्शन 1 दे रखा है फिक्सेशन, ऑप्शन 2 दे रखा है कामोत्तेजना, ऑप्शन 3 दे रखा है इलेक्ट्रो मनोग्रंथि, ऑप्शन 4 दे रखा है ओडिपस मनोग्रंथि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक विशेष चरण में सफलता पूर्वक करने में विफलता प्राप्त होती है तो उसमें क्या हो जाता है फिक्सेशन हो जाता है। जैसे कि दूसरी अवस्था जैसे गुदावस्था है अगर उसमें विफलता होती है तो बालक में क्या होती है आक्रामकता आ जाती है, धारणात्मकता आ जाती है, अठधर्मिता का गुण आ जाता है। इन चीजों का क्या हो जाता है फिक्सेशन हो जाता है। इलेक्ट्रो मनोग्रंथि और ओडिपस जो मनोग्रंथि है लैंगिक अवस्था में पाई जाती है। लैंगिक अवस्था जो होती है 3 से 5 वर्ष की। तो इलेक्ट्रो ग्रंथि जो पाई जाती है ये तो पाई जाती है लड़कियों में। किस में पाई जाती है लड़कियों में। और ओडिपस पाई जाती है लड़कों में। ओडिपस इसको तो बोलते हैं मातृ मनोग्रंथि और इलेक्ट्रो को बोलते हैं पितृ मनोग्रंथि इसको बोलते हैं। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका रहने वाला है ए। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है वो है इरोस शब्द से संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है जीवन मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन 2 दे रखा है मरण मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन 3 दे रखा है भय मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन 4 दे रखा है प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ईरो शब्द जो संबंधित है वो है जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में बंधेकरण की चिंता या केस्ट्रेशन एंजाइटी होती है। ऑप्शन 1 दे रखा गुदावस्था, ऑप्शन 2 दे रखा मौखिक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा सुषुप्त अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा लैंगिक अवस्था, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था में होता क्या है कि बदिया होने की या बंध्या होने की जो स्थिति है वो पाई जाती है। लड़कों को लगता है कि पिता उनके यौन अंगों को काट देंगे और शीशन ईर्ष्या जो होती है ये लड़कियों में होती है। लड़कियों में लड़कों के यौन अंगों के प्रति क्या होती है ईर्ष्या होती है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी ये रहेगा। और इसमें ही वो ग्रंथियां पाई जाती है लैंगिक अवस्था में ही। ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि इसी अंदर पाई जाती है। ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि इसी अवस्था में पाई जाती है। कल भी ये प्रश्न था और आज भी ये प्रश्न है। तो ओडिपस का मैंने बताया था आपको कि इसको बोलते हैं मातृ मनोग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि को बोलते हैं पितृ मनोग्रंथि। यानी कि जो लड़कियां होती है वो अपनी पिता के प्रति और ये जो लड़के होते हैं अपनी माता के प्रति थोड़े संवेदनशील होते हैं, यह इनका लगाव होता है। तो सही आंसर इसका रहेगा लैंगिक अवस्था। और जो इन दोनों ग्रंथियों का जो विरोध किया है वो किया है एडलर नामक मनोवैज्ञानिक ने इन दोनों ग्रंथियों का विरोध किया है। सही आंसर इसका रहेगा सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा है। मुख्य नहीं है ये मुख्य अवस्था है। मुख्य अवस्था की आयु सीमा है। ऑप्शन 1 दे रखा है जन्म से 1 वर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा है जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन 3 दे रखा है जन्म से 3 वर्ष,
ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो 5 दे रखा है वो दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जन्म से 2 वर्ष। क्या रहेगा? जन्म से 2 वर्ष इसका सही आंसर रहेगा। मुख्य जो अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कई जगह पर 1 वर्ष भी दे रखा है और कई जगह पर 2 वर्ष भी दे रखा है, तो दोनों में से एक इसका सही आंसर रहेगा। लेकिन एग्जाम में जो आंसर माना वो 2 वर्ष माना, तो इस हिसाब से मैंने आपको 2 वर्ष बताया। सही आंसर इसका 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, मनोलैंगिक विकास की फ्राइड अवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चों को सोच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? ऑप्शन 2 दे रखा है अव्यक्त अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है लिंग प्रदान अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है मुख अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है गुदावस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो मनोलैंगिक विकास की फ्राइड की उस अवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चों को सोच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? तो वो कौन सी अवस्था है? वो गुदा अवस्था है। कौन सी अवस्था है? गुदा अवस्था है। और इसके अंदर होता क्या है कि बालक अपना मलमूत्र त्याग कर यौन संतुष्टि प्राप्त करते हैं, और अगर इनमें असफलता मिलती है बालकों को, अगर इनको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो इनमें कौन कौन से गुण विकसित हो जाते हैं? एक तो आक्रामकता का गुण आ जाता है, हठधर्मिता का गुण आ जाता है, हठधर्मिता का गुण भी इनके अंदर आ जाता है, कंजूसपन का इनके अंदर गुण आ जाता है, कंजूसपन होने का इनके अंदर गुण आ जाता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। जब अगर उसको गुदा जो अवस्था है अगर उसके अंदर उसकी संतुष्टि नहीं होती है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये स्थायी हो जाती है, फिक्सेशन हो जाता है इन चीजों का। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा गुदा अवस्था, इसको बोलते हैं अनल स्टेज। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है पार्टसन, ऑप्शन 2 दे रखा है होलिंगवर्थ, ऑप्शन 3 दे रखा है वुडवर्थ, ऑप्शन 4 दे रखा है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया है? वो है हमारे सिगमंड फ्राइड से। बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक है, और मानव का जो मन है, मानव का मन और मानव के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करने वाले बहुत बड़े विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक है। और इनका जो पंच अवस्था मॉडल और सुपर ईगो से संबंधित एक सिद्धांत और है, वो भी हम पढ़ेंगे आने वाले जो भाग है उसके अंदर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण में इनको इतनी इनके जो विचार है उनको ज्यादा प्राथमिकता दी नहीं जाती, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो कुछ इस प्रकार की बातें बताता है जिनको भारतीय संस्कृति अपनाने में थोड़ा सा संकोच करती है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। वो सिद्धांत क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विचारों के मनोविश्लेषण स्कूल से नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है युंग, ऑप्शन 2 दे रखा है फ्राइड, ऑप्शन 3 दे रखा है सोलो, ऑप्शन 4 दे रखा है एडलर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो निम्न में से कौन विचारों के मनोविश्लेषण स्कूल से नहीं है? यानी कि इनमें से 3 वैज्ञानिक ऐसे हैं, 3 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो तो है मनोविश्लेषण स्कूल से, और ऑप्शन 1 इसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक ऐसा है जिसका संबंध मनोविश्लेषण स्कूल से नहीं है। तो वो वैज्ञानिक जो है वो मनोवैज्ञानिक है सोलो। कौन है? सोलो। एमपी टेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। एमपी टेट की जो एग्जाम है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। युंग भी है, युंग ने भी दिया है व्यक्तित्व का सिद्धांत, एडलर का भी है और फ्राइड का भी है। तीनों का मनोविश्लेषण से संबंधित है, लेकिन सोलो नामक मनोवैज्ञानिक जो इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, मनोविश्लेषण का विकास किसने किया? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 2 दे रखा है बीने, ऑप्शन 3 दे रखा है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्ल रॉजर्स, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो मनोविश्लेषण का जो विकास किया है वो किया है सिगमंड फ्राइड ने। काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार मनोविश्लेषण सिद्धांत के गुप्त अवस्था की आयु मानी गई है। ऑप्शन 1 दे रखा है 1 से 2 वर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा है 2 से 5 वर्ष, ऑप्शन 3 दे रखा है 5 से 12 वर्ष, ऑप्शन 4 दे रखा है 12 वर्ष के पश्चात, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो फ्राइड के अनुसार मनोविश्लेषण सिद्धांत की गुप्त अवस्था की जो आयु मानी गई है वो मानी गई है 5 से 12 वर्ष। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर रहेगा। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो लैंगिक इच्छाएं होती है बालक की वो होती है निष्क्रिय, और बालक रचनात्मकता वो उदात्तीकरण की ओर अग्रसर होता है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक पहलू पर, ऑप्शन 2 दे रखा है अचेतन मन और इसकी प्रक्रिया, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यवहार के सामाजिक प्रभाव, ऑप्शन 4 दे रखा है विकासात्मक चरणों का शारीरिक विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एक और है, ये अपने जो पहले पढ़ रहे थे वो था मनोलैंगिक, ये है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत।
तो ये कुछ प्रश्न आ गए इसके। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अचेतन मन और इसकी प्रक्रिया। जब हम इससे संबंधित और भी प्रश्न करेंगे मैं आपको इसको विस्तार से इस सिद्धांत को समझाऊंगा। अचेतन मन क्या होता है, अचेतन क्या होता है, चेतन मन क्या होता है, इन सब की चीज पर चर्चा करेंगे। अभी आप इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की तीन मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन एक दरका स्व अचेतन और मनोविज्ञान, ऑप्शन दो दरका ईड ईगो और सुपर ईगो, ऑप्शन तीन दे रखा है चिंतन भावना और व्यवहार, ऑप्शन चार दे रखा प्रारंभिक मध्य और अंतिम अवस्था, ऑप्शन पांच दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के तीन जो मुख्य घटक है वो हैं ईड ईगो और सुपर ईगो। ईड ईगो और सुपर ईगो, इनको आप अभी ऐसे समझ सकते हो कि ये तो रखता है व्यक्ति को वास्तविकता में, ये जीने देता है आदमी को भ्रम में या शैतान का घर होता है ईड, और सुपर ईगो होता है आदर्श स्थिति, नैतिक होता है जो आदमी जो शायद उम्र के आखिरी पड़ाव पे जाके बनता है। तो ये होते हैं तीन इंच के इस तरह, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, फ्राइड के अनुसार ईड का मुख्य कार्य है? ऑप्शन एक दे रखा है सामाजिक मानदंडों का पालन करना, ऑप्शन दो दे रखा है वास्तविकता के अनुसार निर्णय लेना, ऑप्शन तीन दे रखा है मूल प्रवृत्ति और इच्छाओं की पूर्ति, ऑप्शन चार दे रखा है नैतिकता का विकास, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ईड का मुख्य कार्य मूल प्रवृत्तियों और इसकी इच्छा, और किसी से इसको कोई मतलब नहीं है, अपनी जो मूल प्रवृत्ति होती है उसी के अनुसार ये कार्य करता है, और वास्तविकता के अनुसार जो निर्णय देता है वो देता है ईगो, और सामाजिक मानदंडों और नैतिकता का जो विकास होता है वो होता है सुपर ईगो में। किसमें होता है? सुपर ईगो में। तो इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, फ्राइड के विकासात्मक चरणों में ओरल चरण किस आयु से संबंधित है? ऑप्शन एक दे रखा है जन्म से 1 वर्ष, ऑप्शन दो दे रखा है 1 से 3 वर्ष, ऑप्शन तीन दे रखा 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन चार दे रखा 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन पांच दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो फ्राइड के विकासात्मक चरणों में ओरल यानी मुख्य जो अवस्था है, ओरल बोलते हैं मुख्य और अनल बोलते हैं गुदीय अवस्था को। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जन्म से 1 वर्ष। पिछले प्रश्न में हमने जन्म से 2 वर्ष भी बताया है, लेकिन एग्जाम में उसका जन्म से 2 ही वर्ष माना है। तो इसमें तो जन्म से 1 वर्ष दे रखा है, ऑप्शन बी यही मिल रहा है अपन को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण फ्राइड के मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत में शामिल नहीं है? ऑप्शन एक दे रखा है ओरल, ऑप्शन दो दे रखा है जननांग, ऑप्शन तीन दे रखा है संज्ञानात्मक, ऑप्शन चार दे रखा है गुप्त, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा चरण फ्राइड के मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत से नहीं है? तो जेनेटल स्टेज जो अंतिम अवस्था है, ओरल जो पहली अवस्था है, और गुप्त जो अवस्था है ये हमारी चौथी अवस्था है। लेकिन कोग्निटिव की बात इन्होंने नहीं की। कोग्निटिव की जो बात की है वो की है जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो बात बताई है वो बताई है जीन पियाजे ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, फ्राइड के अनुसार ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस चरण में होता है? ऑप्शन एक दे रखा और ओरल चरण, ऑप्शन दो दे रखा है अनल चरण, ऑप्शन तीन दे रखा फेलिक चरण, ऑप्शन चार दे रखा गुप्त चरण, ऑप्शन पांच दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है, एक तो होता है ओडिपस और एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये दोनों चीजें पाई जाती है कौन से चरण में पाई जाती है? लैंगिक चरण में पाई जाती है। और लैंगिक चरण को इंग्लिश में दे रखा है फेलिक चरण। फेलिक चरण। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन एक दे रखा है वास्तविकता का विश्लेषण, ऑप्शन दो दे रखा है सामाजिक और नैतिक मानदंडों का पालन, ऑप्शन तीन दे रखा है मूल इच्छाओं की पूर्ति, ऑप्शन चार दे रखा है अनुभवों को संग्रहित करना, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो का जो मुख्य कार्य है वो है सामाजिक और नैतिक मानदंडों का पालन करना। मूल इच्छाओं की पूर्ति करेगा ईड। क्या करेगा? ईड करेगा। और वास्तविकता का विश्लेषण जो करेगा वो करेगा ईगो करेगा। और सामाजिक और नैतिक मानदंडों के पालन के लिए अग्रसर जो रहता है वो रहता है सुपर ईगो। सुपर ईगो। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, रक्षा तंत्र किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन एक दे रखा है ईड ईगो सुपर ईगो, ऑप्शन डी दे रखा है अचेतन मन। रक्षा तंत्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो रक्षा तंत्र जो संचालित होता है वो होता है ईगो के द्वारा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी रक्षा तंत्र डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो वास्तविकता का अनुभव कराता है हमें। वास्तविकता का अनुभव।
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ईगो। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, गुप्त चरण में मुख्य रूप से कौन सी गतिविधियां होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है शारीरिक और यौन विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक और बौद्धिक विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है नैतिक और भावनात्मक संघर्ष, ऑप्शन 4 दे रखा है मूल प्रवृत्ति का विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गुप्त चरण में जो लैंगिक इच्छाएं होती है, लैंगिक इच्छाएं वो तो होती है निष्क्रिय, निष्क्रिय होती है वो बिल्कुल। और जो लैंगिक इच्छाएं तो होती है निष्क्रिय, और सामाजिक होता है, सामाजिक और बौद्धिक विकास बालक का होता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहने वाला। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है, फ्राइड के अनुसार अचेतन मन में क्या संग्रहित रहता है? ऑप्शन 1 दे रखा केवल सुखद यादें, ऑप्शन 2 दे रखा केवल बुरी यादें, ऑप्शन 3 दे रखा दबाई गई इच्छाएं और अनुभव, ऑप्शन 4 दे रखे जागरूक विचार, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो फ्राइड के अनुसार अचेतन मन में क्या संग्रहित रहता है? दबाई गई इच्छाएं और जो पुराने हमारे अनुभव है, ऐसी इच्छाएं जो हमारी पूरी नहीं हुई है वो भी इसी के अंदर रहती है, दबाई गई इच्छाएं और अनुभव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे उसके सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत के, सिगमंड फ्राइड का जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उससे संबंधित 20 प्रश्न। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर ले। और अगर ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और इन जो प्रश्नों की जो हमने पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर है, और इनकी एक प्ले लिस्ट भी बना रखी है हमने रीड साइकोलॉजी के नाम से, तो आप वहां से एक बार विजिट कर ले तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी, क्लास वाइज मिल जाएगी आपको। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।